रामशरण काका मनु से बात करते हुए। रामशरण काका ने कहा, बात तो ठीक है बिटिया, लोग तो बातें बनाते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि तुम उन बातों को सुनो और अपना मन दुखी करो। तुम्हें क्या पता बिटिया, मुझे आज सफलता तक पहुंचाने में तुम्हारी नानी का कितना सहयोग रहा है। मैं उनके एहसानों को कभी नहीं भुला सकता। सभी जानते हैं मैं यहां परदेशी हूं, पर उसने अपनी सगी बहन जैसा व्यवहार किया मेरे साथ। तुझे तो तेरी मां का भी याद नहीं होगा, जानती हो बिटिया। तुम्हारी मां तुमसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उससे तो सभी कहते थे बाहर चली जा। उसने किसी की न सुनी, न ही कभी शिमला से बाहर जाना मंजूर किया। तुम्हारे पिता भी बहुत सुंदर थे, पर वो आगे जाना चाहते थे और ईश्वर ने उन्हें लगातार पदोन्नति भी दी। वो तुम्हारी मां को बहुत प्यार करते थे। फिर अचानक क्या से क्या हो गया। वो यहां से दिल्ली गए और बीमार रहने लगे। जब आए तो शराब की लत लग चुकी थी। फिर काल ने उसे समय से पहले ही बुला लिया। तभी मनु ने बीच में टोकते हुए कहा, बस करो काका, जो हुआ सो हो गया। अब तो आप मेरी मदद कर रहे हैं, वरना इस दुनिया में कौन किसे पूछता है। कहकर मनु वहां से चली गई। लेकिन आगे की कहानी रामशरण भजन कारीगर के साथ जारी रखते हुए बताने लगे। बचपन से जानता हूं इसके पूरे परिवार को। इसकी नानी भी बहुत खूबसूरत होती थी, हमारे पड़ोस में ही रहती थी। वैसे तो भजन हिमाचल की बेटियां बहुत ही सुंदर और भोली होती है, इसीलिए बाहर से आए हुए लोग जब यहां आते हैं तो अक्सर यहीं के होकर रह जाते हैं। बहुत शांति होती है इन वादियों में, इसीलिए मैं भी यहीं रह गया। फिर ठंडी सांस लेकर कहने लगे, अगर इसकी मां चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं। बस अपनी बिटिया को ही देखा, और वो भी 30-35 की होते होते राम प्यारी हो गई। नानी ने ही मनु को पाला और जितना हो सकता था अच्छी परवरिश दी। उसे हमेशा यही डर लगा रहता था, एक तो बेटी ऊपर से इतनी सुंदर कि जे लगता कि शिमला इसी के गालों में चमकता है। रंग देखो सेब की तरह लाल, जबकि आंखें जैसे झील में खिले कमल। पर न जाने का लिखो ई के भाग्य मां। तभी ग्राहक ने आवाज दी, मास्टर जी, हमारे सूट तैयार हो गए। हाँ हाँ, हो गए भाई, हो गए। भजन अभी जो लिफाफा मनु दे के गई है सो दे दे। चलो रब राखे सब खैर, तू ही सबकी सुनता है, सो तू ही जाने कैसे जिंदगी बीतेगी। रस्ते में सब्जी खरीदते हुए मनु हिसाब लगा रही थी कि कमरे का किराया कैसे देना होगा, क्या क्या करना शेष है अभी। तब तक कमरे के गेट पर पहुंची तो देखा दोनों बेटियां बाहर खेल रही थीं। मनु तेजी से आई और चिल्लाई, मेरे पीछे से बाहर क्यों आई तुम दोनों? दोनों बच्चियां रोने लगी। सॉरी मम्मी, आगे से नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, अब रो मत, चलो अंदर चलो, देखो मैं क्या लाई हूँ। और कुछ सेब निकाले और उन्हें दिए। रात्रि को जब सोने लगी तो रामशरण की बातें दिमाग में घूम रही थीं। हे ईश्वर, क्या लिखा है मेरे भाग्य में? न मेरी माँ के नसीब में सुख था, न मेरे। और हमेशा की तरह अपने बचपन को याद करने लगी। इंसान जब परेशान होता है तो उसे अपने माता पिता की ही याद आती है, और मंदाकिनी के जीवन में उसके लिए उसकी नानी ही माँ और पिता थी। उसका बचपन अपनी वृद्ध नानी की ही देख रेख में बीता। शेष अनाथालय में नानी। माँ कहाँ है? सबकी माँ उनके साथ स्कूल जाती हैं या पापा साथ होते हैं। मेरे साथ केवल आप होती हो। माँ और पापा कब आएंगे? बेटा कुछ दिनों में, देखती हूँ क्या हो सकता है। मन में नानी बेचारी सोचती रहती, न जाने कब मैं भी पूरी हो गई तो इस नाजुक सी कली का क्या होगा। हमेशा इसी सोच में रहती, कोई उसे गोद ही ले ले, उसे ही ये जगह दे दूं, मेरे शरीर को आग लगा देगा। पर कौन, कब? अंग्रेज चले गए, कभी न भूलने वाले गम दे गए। और एक दिन नानी ने मनु को कहा, मनु आज से यहीं रहना, यहीं तुम्हारा स्कूल और यही तुम्हारा नया घर होगा। मैं भी आया करूंगी और एक दिन तुम्हारे मम्मी पापा भी आएंगे। मैं कितनी नादान थी। नानी मुझे अनाथालय को सौंप रही थी और मैं खुश हो रही थी, और यही सोचते हुए आंख लग गई। मुझे मत भेजो। दोनों बेटियां भी माँ के साथ चिपक गईं। शायद सपने में वही हो गया। क्या हुआ माँ? सानिया ने पूछा। देखा तो सुबह हो चुकी थी। दोनों को कसकर गले से लगते हुए मनु रोने लगी। कुछ नहीं हुआ, शायद कोई सपना था। सब कुछ अब अपनी पटरी पर आने लगा था। मनु सोच रही थी कि दोनों अकेली बेटियों को घर में बैठाकर रामशरण की दुकान पर जाना क्या सुरक्षित होगा। सब कुछ आपके भरोसे छोड़ रखा, आप जानो हे दयावान। माथा टेकते हुए मनु घर से निकली।
अब तक उसे शांतनु के अलावा न कोई पसंद आया, न ही किसी को अपने जीवन में आने की उसने अनुमति दी, जबकि मंदाकिनी की खूबसूरती को देखकर कोई भी आकर्षित हो सकता था। पर मजाल है कि उसने कभी अपने चरित्र के साथ कोई समझौता किया हो। बेशक आर्थिक स्थितियां बेहद खराब रहीं, पर प्रकृति ने उसे जो सौंदर्य दिया उसके आगे सभी मुश्किलें हार जातीं। वो अभी भी उतनी ही प्यारी अधर मुस्कान की मालकिन है जैसे किसी पेंटर की कोई मनमोहिनी पेंटिंग हो। उसकी बोली जैसे मोती बिखेरती हो, बेहद मधुर। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर प्रतिभा